जब भी हम लोग वेब एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे होते हैं तो इसके अंदर हमारे पास एक स्टेट की प्रॉब्लम आती है। स्टेट बेसिकली हमें ये बता रही होती है कि कौन सा यूज़र हमारे सॉफ्टवेयर को किस तरीके से यूज़ कर रहा है और अभी उसका स्टेटस क्या है। लेट्स कंपेयर द स्टेट्स इन अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन। हमारे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसका इंटरफेस, उस सॉफ्टवेयर ने जितनी भी फाइल्स यूज़ करनी होती है, डेटाबेसेस यूज़ करने होते हैं, वो मोस्टली हमारे पास एक ही मशीन के ऊपर होते हैं। लेट्स से जो हमारा लैपटॉप है या जो हमारा कंप्यूटर है, जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर है उसे जो कुछ भी चाहिए वो उस एक कंप्यूटर के ऊपर है। इंटरफेस के अंदर हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो हमारे पास सॉफ्टवेयर डायरेक्टली उससे एक्सेस कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन को एक वक्त में एक ही यूज़र यूज़ कर रहा होगा, तो सिस्टम को पता होगा कि अभी कौन सा यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। लेकिन जब हम लोग वेब एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो जो हमारे पास इंटरफेस नज़र आ रहा होता है वो तो हमें एक ब्राउज़र में नज़र आ रहा होता है, जो भी हमारा वेब ब्राउज़र है। अब यूज़र अगर कोई चीज़ सेव करता है या किसी चीज़ को लोड करता है, ओपन करता है, तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे पास उसके ब्राउज़र के अंदर नहीं है। ये जो रिक्वेस्ट है ये जाएगी सर्वर के पास, और जो भी डाटा सेव होना है या लोड होना है वो हमारे पास वेब सर्वर के थ्रू लोड होगा, से वेब सर्वर पे इनफैक्ट सेव होगा और वहाँ से लोड होगा। और हमारे पास जो वेब एप्लीकेशंस हैं वो एट अ टाइम बहुत से यूज़र्स यूज़ कर रहे होते हैं। देयर कुड बी मैनी यूज़र्स टू मिलियन यूज़र्स हु माइट बी यूजिंग वन वेब एप्लीकेशन एट एट अ टाइम। तो इससे हमारे पास जो वेब सर्वर होता है उसके लिए ये मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता कि कौन से यूज़र से उसके पास रिक्वेस्ट आ रही है। लेट्स सी एन एग्जांपल। अगर हम लोग वेब सर्वर की बात करें तो वेब सर्वर पे लेट्स से एक यूज़र एक फ़ाइल ओपन करता है, गेट इंडेक्स डॉट पी एच पी और गेट प्रोडक्ट डॉट पी एच पी। अब ये यूज़र, एक यूज़र जब रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को तो वेब सर्वर इसके अगेंस्ट उसे जो भी डाटा है वो सेंड बैक कर देगा। लेकिन एट वंस हमारे पास एट द सेम टाइम हो सकता है कि दो यूज़र्स हमारे पास रिक्वेस्ट भेज रही हों वेब सर्वर को। मे बी यूज़र एक्स कह रहा है कि मुझे इंडेक्स डॉट पी एच पी चाहिए और यूज़र वाई कह रहा है मुझे प्रोडक्ट डॉट पी एच पी चाहिए। वेब सर्वर्स जो होते हैं वो एच टी टी पी प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे होते हैं, और एच टी टी पी प्रोटोकॉल एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। दैट मीन्स इस प्रोटोकॉल के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती बाय डिफ़ॉल्ट जिसके थ्रू ये आइडेंटिफाई किया जाए कि ये रिक्वेस्ट किस यूज़र की तरफ से आ रही है। तो सर्वर ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि हमारे पास, उसके पास अगर दो रिक्वेस्ट आ रही हैं सर्वर के पास, तो वो रिक्वेस्ट यूज़र एक्स की तरफ से है या यूज़र वाई की तरफ से है। दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ स्टेट दैट वी फेस ऑन वेब सर्वर्स। अगर हम लोग यूज़र के पर्सपेक्टिव से देखें, एक यूज़र अगर लेट्स से हमारी वेबसाइट के ऊपर शॉपिंग कर रहा है और वो प्रोडक्ट्स को ऐड कर रहा है, तो वो यूज़र एक्सपेक्ट करेगा कि वो जो प्रोडक्ट्स ऐड कर रहा है वो उसकी शॉपिंग कार्ट में ऐड हो। और अगर एक और यूज़र शॉपिंग कर रहा है और वो प्रोडक्ट्स ऐड कर रहा है शॉपिंग कार्ट में, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसकी शॉपिंग कार्ट के अंदर वो प्रोडक्ट्स ऐड हों। तो दैट मीन्स हर यूज़र की अपनी अपनी शॉपिंग कार्ट मेंटेन हो रही होगी। दैट मीन्स कि सर्वर को ये ट्रैक रखना पड़ेगा कि ये जो रिक्वेस्ट है ये कौन से यूज़र की तरफ से आई है। नाउ सर्वर हैज़ टू मेंटेन द स्टेट, और उसके लिए फिर हमें ऑन टॉप ऑफ एच टी टी पी कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है जिसके थ्रू हम लोग स्टेट्स को मैनेज करते हैं। स्टेट्स को मैनेज करने के हमारे पास मेनली तीन सॉल्यूशंस हैं। एक सॉल्यूशन ये है कि हम लोग क्वेरी स्ट्रिंग्स को यूज़ करें, जो हम लोग गेट और पोस्ट के अंदर देख चुके हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि हम लोग कुकीज़ को यूज़ करें, जो फाइल्स होती हैं हम लोग जिनको जो यूज़र होता है उसके कंप्यूटर पे सेव कर लेते हैं, उसके ब्राउज़र में सेव कर लेते हैं। और तीसरी ऑप्शन ये है कि हम लोग हर यूज़र के लिए एक सेशन मेंटेन करें और उस सेशन के थ्रू वेब सर्वर को पता चल जाए कि ये जो सेशन है ये किस यूज़र का सेशन है, और वो हर यूज़र को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी कि हम लोग क्वेरी स्ट्रिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं स्टेट को मेंटेन करने के लिए। जस्ट टू रिकॉल द आइडिया, जब हम लोग एच को स्टडी कर रहे थे और फॉर्म्स को स्टडी कर रहे थे तो हम लोगों ने कहा था फॉर्म्स एक पोस्ट का मेथड यूज़ कर सकते हैं, एक गेट का मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये दो मेथड्स कॉमनली यूज़ होते हैं। अगर हम लोग मेथड गेट यूज़ करते हैं
तो फॉर्म के अंदर जो भी डाटा होता है वो हमारे पास एक क्वेरी स्ट्रिंग की फॉर्म में यूआरएल के साथ अपेंड होके सर्वर साइड पे चला जाता है। जिस तरह यहाँ पे अगर हम लोगों ने आर्टिस्ट पिकासो सेलेक्ट किया, ईयर 1906, नेशनलिटी स्पेन को सेलेक्ट किया, तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे पास एक क्वेरी स्ट्रिंग की फॉर्म में सर्वर के ऊपर चली जाएगी, और हम लोग स्क्रिप्ट को मेंशन करेंगे कौन सा स्क्रिप्ट इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। अगर हम लोग मेथड पोस्ट यूज़ कर रहे हो तो फिर ये क्वेरी स्ट्रिंग ही जाएगा सर्वर साइड पे, लेकिन अब ये क्वेरी स्ट्रिंग जो है ये हमारे पास हेडर का हिस्सा बन के जाएगा। जो हेडर्स जा रहे हैं हमारे पास, HTTP हेडर्स जा रहे हैं सर्वर साइड पे, अब ये हेडर का हिस्सा बन के फिर सर्वर साइड पे जाएंगे। अब अगर हम लोग गेट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो गेट मेथड के अंदर हमारे पास जो क्वेरी स्ट्रिंग है वो यूआरएल का हिस्सा बन जाता है। हम लोग इसे फॉर्म के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और इनफैक्ट हम लोगों ने जब वेब एप्लीकेशन में मूव करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम लोग लिंक्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो लिंक्स के अंदर भी अगर हम लोग यूआरएल के आगे जो लेट्स से हमारा स्क्रिप्ट है जिसे हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन पास करना चाहते हैं, उसके आगे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा के और फिर एम्परसेंट सेपरेटेड हम लोग वैल्यूज़ जो है वो पास कर सकते हैं। अच्छा, ये वैल्यूज़ जब हम लोग पास करते हैं एक यूआरएल के थ्रू, तो हमारे पास सर्वर के अंदर ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि हमारे पास यूज़र ने कौन कौन सी वैल्यूज़ पास की हैं। अब उन वैल्यूज़ के अंदर एक वैल्यू हमारे पास ऐसी हो सकती है जो यूनिकली यूज़र्स को आइडेंटिफाई करे। दैट मीन्स कि जब यूज़र ने एक वेब सर्वर के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया तो वेब सर्वर ने उसे एक यूनिक आइडेंटिटी पास कर दी या असाइन कर दी, और अब फिर हमारे पास वो यूनिक आइडेंटिटी हर रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास सर्वर के पास आ रही होगी, और सर्वर अगेन सेंड बैक कर रहा होगा ब्राउज़र को। तो इस तरीके से हम लोग क्वेरी स्ट्रिंग्स को यूज़ करते हुए स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं। जब हम लोग क्वेरी स्ट्रिंग्स यूज़ करते हैं तो जिन यूआरएल्स के अंदर हमारे पास क्वेरी स्ट्रिंग्स होता है उन्हें हम लोग डायनामिक यूआरएल्स कहते हैं। और अगर आप देखें तो आपके पास एट टाइम्स यूआरएल के अंदर आपके पास जो मेन यूआरएल होता है वो तो छोटा सा होता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क के आगे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हमारे पास वैल्यूज़ पास हो रही होती हैं, तो इट अपीयर्स कि यूआरएल काफ़ी लेंथी हो गया, तो वह हमारे पास क्वेरी स्ट्रिंग की फॉर्म में डाटा सर्वर साइड पे जा रहा होता है। यूज़र के लिए क्वेरी स्ट्रिंग्स को समझना आसान नहीं होता, वो यूआरएल्स इंटरप्रेटेबल नहीं होते, तो उसकी हमारे पास ऑप्शन ये होती है कि हम लोग क्वेरी स्ट्रिंग्स को रीराइट कर दें इन अ फॉर्म के यूज़र को वो स्टैटिक यूआरएल नज़र आए, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो डायनामिकली हम लोग भेज रहे हों। और आप देखेंगे कि बहुत सी वेबसाइट्स के ऊपर आपको ये लग रहा होता है कि ये स्टैटिक यूआरएल है, लेकिन बैकएंड पे जो सर्वर होता है उस स्टैटिक यूआरएल से अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जो वेब सर्वर है हमारे पास, इस तरह अपाची है, उसके अंदर हम लोग यूआरएल रीराइटिंग करके जो हमारे पास स्टैटिक यूआरएल है उससे डायनामिक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये एक एग्जांपल है जहाँ पे हम लोग स्टैटिक और डायनामिक यूआरएल्स को कंपेयर कर सकते हैं। लेट्स से जब हम लोग सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, तो कुछ यूआरएल्स हमें इस तरह के नज़र आ रहे होते हैं, जिस तरह हमारे पास ये फर्स्ट 3 यूआरएल्स हैं। इसके अंदर हमारे पास वेबसाइट का नाम है, फिर लेट्स से आर्टिस्ट का नाम नज़र आ रहा है, फिर हमारे पास उसके आर्ट वर्क का नाम नज़र आ रहा है, और उसकी एक्सटेंशन डॉट HTML है। नाउ इट अपीयर्स टू बी अ स्टैटिक यूआरएल, बट एक्चुअली वेब सर्वर इसको डायनामिकली ट्रीट कर सकता है। वो ये देख सकता है कि अच्छा, यूआरएल के बाद जो हमारे पास स्लैश के बाद जो हमारे पास वैल्यू है, इट इज़ द नेम ऑफ द आर्टिस्ट, फिर सेकंड फॉरवर्ड स्लैश के बाद जो वैल्यू है, इट इज़ नेम ऑफ द आर्ट वर्क, राइट। तो वो इसको वेब सर्वर इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकता है, और इस तरीके से हम लोग जो है वो स्टैटिक यूआरएल्स को यूज़ करते हुए डायनेमिक इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हैं। और कुछ आपको वेबसाइट्स ऐसी नज़र आएंगी जिसके अंदर आपके पास क्वेरी स्ट्रिंग एज इट इज़ नज़र आ रहा होगा। दे आर डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट फॉर द यूज़र। अगर आप लेट्स से अपाची यूज़ कर रहे हैं जो शैम्प के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है, तो उसके अंदर हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स हैं और कुछ वैल्यूज़ हैं जिनके थ्रू आप स्टैटिक यूआरएल से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जिस तरह आपको उसके लिए एक मॉड्यूल इनेबल करना पड़ेगा मॉड रीड राइट का, उसके अलावा आपके पास उसके अंदर एक रीराइट इंजन होता है, फिर आपके पास एक ऑप्शन होती है रीराइट बेस की,
और रीराइट कंडीशन की और रीराइट रूल की। इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए आप स्टैटिक यूआरएल से डायनेमिक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपके जो यूआरएल्स हैं वो यूज़र को स्टैटिक नज़र आ रहे होंगे, लेकिन वेब सर्वर को एग्जैक्टली पता होगा इसके कौन से पार्ट के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी कि हमारे पास कुकीज़ क्या होती हैं और उनको हम लोग स्टेट मैनेजमेंट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द कुकीज़, लेट्स हैव अ लुक एट वन एग्जांपल। जब एक यूज़र वेब ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट भेजता है किसी वेबसाइट पे, और लेट्स से वो यूज़र उस वेबसाइट को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो हमारे पास ये रिक्वेस्ट जाएगी, एक पेज को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे। अब सर्वर ये देखेगा कि इस रिक्वेस्ट के साथ कोई कुकीज़ अवेलेबल हैं या नहीं। अगर कुकीज़ अवेलेबल नहीं है और सर्वर स्टेट मेंटेन करने के लिए कोई कुकी सेव करना चाहता है, तो वो क्या करेगा कि कुकी की अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ प्रिपेयर करेगा, और फिर वो एक ये जो कुकीज़ सेव करना चाहता है वो एचटीटीपी हेडर के अंदर एम्बेड करके वो कुकीज़ क्लाइंट साइड पे भेज देगा। जिस तरह यहाँ पे सर्वर कह रहा है कि दो कुकीज़ हैं हमारे पास, एक के अंदर नेम है, वैल्यू है, और सेकंड कुकी है नेम टू, उसकी वैल्यू वैल्यू टू, और साथ उसकी एक्सपायरी डेट है कि इस टाइम पे वो, इस टाइम और डेट पे वो एक्सपायर हो जानी चाहिए। तो ये दो कुकीज़ जो है वो सर्वर अब क्लाइंट साइड पे भेज रहा है। कुकीज़ कोई भी इंफॉर्मेशन सेव कर सकती हैं। इसको हम लोग देखेंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास कुकी के अंदर सेव होनी चाहिए, लेकिन मेनली वी यूज़ इट टू स्टोर स्मॉल वैल्यूज़। वैल्यूज़ है, वेरिएबल्स हैं, और फिर उनकी वैल्यूज़ हैं। अब ये कुकी हमारे पास ब्राउज़र पे जाएगी, जो यूज़र के पास चली जाएगी। यूज़र का जो वेब ब्राउज़र है वो क्या करेगा, इन कुकीज़ को अपने कंप्यूटर में सेव कर लेगा। जो वेब ब्राउज़र की जो भी फिज़िकल मेमोरी है हार्ड डिस्क के ऊपर, ये कुकीज़ सेव हो जाएंगी, और साइट स्पेसिफिक सेम होगी। दैट मीन्स कि अगर सम साइट डॉट कॉम जो है वो एक कुकी यूज़ करी है नेम की, और फिर अनदर साइट डॉट कॉम है वो भी एक कुकी यूज़ करी है नेम की, तो ये दोनों अलहदा अलहदा फाइल्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन जो है वो सेव होगी। इस इंफॉर्मेशन की कुछ लिमिटेशन है कि एक वेबसाइट की जो हमारे पास कुकीज़ जनरेट हो रही होती हैं उसका साइज़ जो है वो 4 किलोबाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन जो आप इसमें सेव कर सकते हैं। एनीवेज, हमारे पास जब ये कुकी सेव हो गई, अब जब यूज़र किसी और वेब पेज की रिक्वेस्ट भेजेगा या इस वेबसाइट को दोबारा एक्सेस करेगा या इसी वेब पेज को दोबारा रिक्वेस्ट करेगा, तो जो कुकीज़ उसके सिस्टम के ऊपर सेव हुई हुई हैं, अब वो कुकीज़ जो हैं वो हमारे पास एचटीटीपी हेडर का पार्ट बन के सर्वर साइड पे जाएंगे, और सर्वर साइड को पता चल जाएगा, अच्छा ये जो कुकीज़ हैं ये हमारे पास जो भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन सर्वर ने स्टोर की थी वो उसको रीड कर लेगा। तो इस तरीके से हम लोग कुकीज़ के थ्रू किसी हद तक स्टेट्स को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन लेट्स सी कि कब हम लोगों ने कुकीज़ को यूज़ करना है और कब कुकीज़ को यूज़ नहीं करेंगे। कुकी जो होती है वो परसिस्टेंट होती है। दैट मीन्स कि जब तक वो एक्सपायर नहीं हो जाती या जब तक यूज़र उसे एक्सप्लिसिटली अपने सिस्टम से रिमूव नहीं कर देता, तब तक वो यूज़र के ब्राउज़र में सेव रहेगी। कुकीज़ को मैनिपुलेट किया जा सकता है। दैट मीन्स कि ऐसे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो ब्राउज़र की कुकीज़ को रीड करें और उन्हें चेंज भी किया जा सकता है। तो कुकीज़ को आपने ऐसी किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करना जिसकी बेस के ऊपर आपका जो वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर है वो डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स कोई इंपॉर्टेंट लॉजिक या कोई हमारे पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो आपने कुकीज़ के अंदर सेव नहीं करनी। आप उसको किस लिए सेव कर सकते हैं, यूज़र की कोई प्रेफरेंसेस हैं उसके लिए आप उसे सेव कर सकते हैं। आपने यूज़र का बिहेवियर एनालाइज़ करना है कि यूज़र आपकी वेबसाइट को किस तरीके से यूज़ कर रहा है। उसके लिए आप ट्रैक कर सकते हैं कि यूज़र ने पहले कौन सी वेबसाइट विज़िट की, फिर दूसरी कौन सी वेबसाइट विज़िट की, और ये इन्फॉर्मेशन आप यूज़र के ब्राउज़र के ऊपर सेव कर सकते हैं। इसके लिए यूज़र का लॉगिन होना ज़रूरी नहीं है। यूज़र लॉगिन हुआ हुआ हो या ना हुआ हो, आप कुकीज़ उसके सिस्टम के ऊपर सेव कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी है, इट मस्ट नॉट डिपेंड अपॉन द कुकीज़। और इसको हम लोग इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि यूज़र जब लॉगिन करता है, आपने देखा होगा उसके साथ एक चेक बॉक्स होता है, कीप लॉक कीप लॉग्ड इन ना। तो आप जब उसको चेक कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम आप जब उस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपको दोबारा लॉगिन नहीं करना पड़ता। तो वहाँ पे भी आपके पास कुकी की इन्फॉर्मेशन सेव हो रही होती है, ऑल्दो उसके साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी सेव हो रही होती है, कुछ सिक्योरिटी के मैकेनिज्म्स भी होते हैं, लेकिन इस किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप कुकीज़ को यूज़ कर सकते हैं।
लेट्स सी कि हम लोगों ने जब कुकी को सेव करना होता है तो हम लोग कैसे सेव करते हैं। कुकी को सेव करने के लिए हम लोग पीएचपी के अंदर सेट कुकी का फंक्शन कॉल करते हैं। सेट कुकी के फंक्शन को हम लोग 3 पैरामीटर्स पास करते हैं, जिसके अंदर से एक पैरामीटर कुकी का नेम होता है जिसके थ्रू हम लोग इसको बाद में एक्सेस करते हैं। कुकी की वैल्यू होती है और फिर एक्सपायरी टाइम होता है कि ये कुकी एक्सपायर कब होगी। ये एक्सपायरी टाइम हमारे पास जो लिनक्स का टाइम स्टैम्प होता है जो 1970 जनवरी 1 1970 से शुरू हुआ हुआ है, आप सेकंड्स की फॉर्म में देते हैं। जिस तरह यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि एक कुकी हम लोग एक्सपायर करना चाहते हैं उसको जो करंट टाइम है प्लस 60, सिर्फ 60 जो है वो 1 मिनट हो जाएगा, टाइम्स 60 1 ओवर हो जाएगा और टाइम्स 24 1 डे हो जाएगा। तो एक 1 डे के लिए हम लोग जो है ये कुकी एक्सेप्ट कर रहे हैं। 1 डे के बाद ये कुकी एक्सपायर हो जाएगी और ब्राउज़र इसको यूज़र के सिस्टम से डिलीट कर देगा। जब हम लोग कुकी सेव कर लेते हैं तो उसको फिर हम लोग रीड किस तरीके से करते हैं। उसके लिए हमारे पास सुपर ग्लोबल एरे होती है कुकी की, और जो कुकी का नाम होता है वो हम लोग उसके इंडेक्स के अंदर पास कर देते हैं, तो हमें उस कुकी की वैल्यू मिल जाती है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो कुकी को रीड कर सकते हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपने पीएचपी के अंदर एक पेज के ऊपर कुकी सेव की तो उसी वक्त वो कुकी ब्राउज़र यूज़र के ब्राउज़र में सेव नहीं होगी। वो पेज जब यूज़र के ब्राउज़र में ओपन होगा उस वक्त उसके ब्राउज़र में वो कुकी सेव होगी, और नेक्स्ट टाइम जब आपके पास वो यूज़र आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेगा तो वो कुकी जो है वो आपके सिस्टम को या वेब सर्वर को पास ऑन हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वर्क ऑन एन एग्जांपल इन विच वी वुड सी हाउ वी कैन यूज़ कुकीज़। तो एक बिल्कुल सिंपल से हम लोग एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हम लोगों के पास यूज़र की ब्राउज़र विंडो है या कोई भी वेब पेज है हमारी वेबसाइट का, और हम लोग ये कहते हैं कि यूज़र को एक ऑप्शन दे देते हैं कि वो डार्क थीम यूज़ करना चाहता है या लाइट थीम यूज़ करना चाहता है, राइट। तो अगर वो डार्क थीम को सिलेक्ट कर लेता है तो हमारी जो वेबसाइट है उसके जो पेजेस हैं वो डार्क मोड में नज़र आना शुरू हो जाए, अदरवाइज लाइट मोड में नज़र आना शुरू हो जाए। इसे हम लोग इसके अंदर कुकीज़ किस तरह यूज़ करेंगे कि यूज़र जब इस फॉर्म को सबमिट करेगा, ये फॉर्म की इंफॉर्मेशन जाएगी हमारे पास सर्वर पे। सर्वर के अंदर हम लोग देखेंगे यूज़र ने डार्क मोड को सिलेक्ट किया हुआ है या लाइट मोड को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर उसने डार्क मोड को सिलेक्ट किया हुआ है तो फिर हम लोग जो HTML का पेज जनरेट कर रहे होंगे उसके अंदर लेट्स से बॉडी का जो हमारे पास टैग है उसको हम उसका बैकग्राउंड को हम लोग डार्क कर देंगे, फॉन्ट को वाइट कर देंगे। और इसी तरह लाइट अगर मोड है तो फिर हम लोग बैकग्राउंड को वाइट कर देंगे और फॉन्ट को ब्लैक कर देंगे। तो लेट्स सी हम लोग जस्ट ये यूज़र की जो प्रेफरेंस है कि वो हमारी वेबसाइट को डार्क मोड में व्यू करना चाहते हैं, लाइट मोड में व्यू करना चाहता है, उसे हम लोग कुकीज़ के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। लेट्स सी हम लोग एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से prefs.php का हम लोग एक एक्शन स्क्रिप्ट बना लेते हैं। हम लोग सेव कर लेते हैं। pref.html के नाम से हम लोग ये फॉर्म सेव कर लेते हैं और इसके अंदर हम लोग रेडियो बटन दे देते हैं। जब हमारे पास एक ग्रुप ऑफ रेडियो बटन्स होता है तो उसका हम लोग नेम सेम रखेंगे, राइट। तो इसके हम लोग नेम रख लेते हैं, थीम के नाम से इसको हम लोग रख लेते हैं। और इसकी हम लोग वैल्यू जो है वो रख लेते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू लेट्स से एक हम लोग डार्क वैल्यू रख लेते हैं और इसके बाद हम लोग डार्क डिस्प्ले कर देते हैं। और फिर हम लोग इसी तरह एक और रेडियो बटन क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम लोग वैल्यू जो है वो लाइट रख देते हैं और इसके आगे लाइट जो है वो हम लोग डिस्प्ले कर देंगे। और फिर हम लोग एक सबमिट का बटन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्म बन गया। लेट्स सी हमारे पास ये अपीयर कैसे होगा। Okay, we have not started the XAMPP server yet, so let us start XAMPP। XAMPP के थ्रू हम लोग अपाची सर्वर को स्टार्ट करेंगे।
तो ये हमारे पास एक सिंपल सा वेब पेज है जिसके अंदर यूज़र डार्क सेलेक्ट कर सकता है, लाइट सबमिट कर सकता है, और जब ये डार्क और लाइट को सबमिट करेगा तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास चली जाएगी preps.php के अंदर। और preps.php के अंदर हम लोग इस चीज़ को देख लेंगे कि अगर यूज़र ने डार्क मोड सेलेक्ट किया हुआ है तो फिर नेक्स्ट टाइम जब यूज़र इस पेज को ओपन करे तो वो डार्क मोड में ओपन हो जाए। तो लेट्स क्रिएट preps.php। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फॉर्म हमारे पास सबमिट हुआ है या नहीं। उसके लिए हम लोग इस सेट को यूज़ करेंगे, इफ़ इस सेट। हम लोगों ने जो नेम रखा है रेडियो बटन का वो थीम है हमारे पास। तो पोस्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास थीम जो है वो वैल्यू सेलेक्टेड है या नहीं। होगा ये कि क्योंकि रेडियो बटन्स हैं, उनका दो रेडियो बटन्स हैं, उनका नेम सेम है हमारे पास। तो इनमें से जो भी रेडियो बटन यूज़र सेलेक्ट करके सबमिट का बटन प्रेस करेगा उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास थीम के वेरिएबल में आ जाएगी। तो अगर वो डार्क सेलेक्ट करके सबमिट करता है तो डार्क की वैल्यू चली जाएगी हमारे पास थीम के वेरिएबल में, पोस्ट थीम में। और अगर वो लाइट सेलेक्ट करके सबमिट करता है तो लाइट की वैल्यू हमारे पास चली जाएगी preps.php में, पोस्ट थीम में। तो अगर हमारे पास ये सेट हुआ हुआ है तो हम लोग ये देख लेते हैं कि उसकी वैल्यू अगर डार्क है तो हम लोग एक कुकी सेट कर देते हैं कि यूज़र जो है वो डार्क मोड के अंदर उसके वेबसाइट जो है वो अपीयर हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि इफ़ $_post थीम इज़ इक्वल टू डार्क। इसकी जो वैल्यू है वो हम लोगों ने स्मॉल में दी थी, इस वजह से स्मॉल होगी। और इस बेस पे हम लोग एक कुकी सेट कर देते हैं, सेट कुकी। और यहाँ पे हम लोग ये कह देते हैं थीम कुकी का नाम होगा, और इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास डार्क होगी। और इसकी एक्सपायरी हम लोग इनफाइनाइट रख देते हैं कि ये कुकी कभी एक्सपायर नहीं होगी। और अगर जो है वो हमारे पास यूज़र ने डार्क नहीं सेलेक्ट किया तो वो अगर लाइट सेलेक्ट करता है तो एल्स में हम लोग उसको जो है वो इस कुकी की वैल्यू हम लोग लाइट रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुकी सेव हो जाएगी। और लेट्स से अगर हमारे पास यूज़र डायरेक्टली इस पेज को एक्सेस करता है preps.php को, वो पोस्ट नहीं करता, फॉर्म को सबमिट करके इस पेज पे नहीं आता, तो फिर हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक कुकी सेट कर देते हैं जिसके अंदर हम लोग उसका जो डिफ़ॉल्ट थीम है वो हम लोग लाइट रख देते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लिंक क्रिएट कर देते हैं जिसके अंदर हम लोग कहते हैं कि बैक टू preps.html। तो हम लोग एक लिंक क्रिएट कर देते हैं href preps.html। ओके, ये हमारे पास एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और preps.html के अंदर अभी तक हम लोगों ने ये किया कि सिर्फ फॉर्म डिस्प्ले कर रहे हैं। तो जब हमारे पास ये फॉर्म सबमिट होगा, ये फॉर्म की इंफॉर्मेशन जाएगी preps.php में। वहाँ पे हम लोग एक कुकी सेट कर लेंगे जिसकी नेम हमारे पास थीम होगा, उसकी वैल्यू डार्क या लाइट होगी। उसका एक्सपायरी टाइम हम लोगों ने इनफाइनाइट रखा हुआ है, 0 मीन्स इनफाइनाइट एक्सपायरी। और फिर और फिर एक लिंक दे दिया वापस इस पेज पे आने के लिए। अब इस पेज के ऊपर हम लोग ये करते हैं, अगर हमारे पास कुकी सेट हुई हुई है तो फिर हम लोग इसको जो है वो अकॉर्डिंगली लाइट या डार्क मोड में सेव कर लें। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इसकी एक्सटेंशन HTML है, और अभी हम लोगों ने अपने सर्वर को इस तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ कि वो HTML के अंदर PHP का कोड एग्जीक्यूट करे। तो इसको हम लोग प्रेफ्स अंडरस्कोर मेन के नाम से सेव कर लेते हैं, प्रेफ्स अंडरस्कोर मेन डॉट पी के नाम से, राइट। तो हम लोग इसकी एक्सटेंशन जो है वो प्रेफ्स अंडरस्कोर मेन डॉट पी कर देते हैं, ताकि क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर PHP के स्क्रिप्ट को भी एग्जीक्यूट करना है। और यहाँ पे भी हम लोग प्रेफ्स अंडरस्कोर मेन डॉट पी का लिंक दे देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये देख लेंगे कि अगर हमारे पास कुकी सेट हुई हुई है तो उसकी वैल्यू रीड कर लेंगे, और जो वैल्यू होगी उस हिसाब से हम लोग थीम अप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग HTML, उसके अंदर हेड का टैग यूज़ कर लेते हैं। हेड के अंदर हम लोग जो है वो स्टाइल का टैग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये जो फॉर्म है ये हमारे पास बॉडी में आ जाएगा।
और स्टाइल के अंदर हम लोग जो है वो बॉडी के ऊपर ही स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। जो हमारे पास कलर और बैकग्राउंड कलर हैं, ये इनहेरिटेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जितने भी इसके चिल्ड्रन हैं उन पे ये प्रॉपर्टी इनहेरिट हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे बॉडी के लिए स्टाइल डिफाइन कर लेते हैं। अब क्योंकि हमारे पास एक पीएचपी फाइल है, तो हम लोग यहाँ पे पहले कुकी से रीड करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे पास जो अगर कुकी सेट हुई हुई है तो उसके अंदर हमारे पास जो थीम की वैल्यू है वो डार्क है या लाइट है। तो वो हम लोग पहले भी रीड कर सकते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुकी को रीड करते हैं। कुकी को रीड करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि कुकी की हमारे पास थीम की कुकी जो है वो हमारे पास सेट है या नहीं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इफ़ इज सेट, बाय डिफ़ॉल्ट लेट से हम लोग जो टेक्स्ट कलर है वो हम लोग असाइन कर देते हैं ब्लैक, और जो बैकग्राउंड कलर है वो हम लोग असाइन कर देते हैं वाइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लाइट थीम अप्लाई होगा। अगर हमारे पास कुकी सेट हुई हुई है और उसके अंदर जो हमारे पास कुकी की जो वैल्यू है वो हमारे पास डार्क है, तो फिर हम लोग इन वेरिएबल्स की वैल्यूज चेंज कर देंगे। यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि कुकी डिफाइन हुई हुई है और कुकी के अंदर वैल्यू जो वो डार्क है, तो फिर हम लोग कलर को जो है वो वाइट कर देते हैं, फॉन्ट कलर को, और जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम लोग ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, तो इससे हमारे पास कलर जो है वो इन्वर्ट हो जाएगा। ऑफ कोर्स अगर हमारे पास मल्टीपल थीम्स हैं तो यहाँ पे हम लोग एक स्विच स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। कोई एक डिफ़ॉल्ट हम लोग कलर रख लें, और फिर अगर मल्टीपल थीम्स हैं तो हम लोग एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर लेट्स से डार्क, लाइट, सी ग्रीन, और दूसरे हम लोग इसके अंदर थीम्स जो हैं वो सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग हम लोग सिर्फ डार्क और लाइट को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने वो वेरिएबल जो है वो उसकी वैल्यू सेट कर ली कुकी की बेस पे। अगर कुकी सेट है और वो डार्क है तो हम लोगों ने टेक्स्ट कलर वाइट सेट कर दिया और बैकग्राउंड कलर ब्लैक सेट कर दिया, चूज़ कर लिया। और अगर हमारे पास कुकी सेट नहीं है या फिर हमारे पास वो सेट है उसके अंदर थीम की वैल्यू लाइट है, तो हम लोग डिफ़ॉल्ट कलर्स जो हैं वो फॉन्ट कलर ब्लैक और बैकग्राउंड कलर वाइट ले लेते हैं। अब जो हमारे पास स्टाइल होगा उसके अंदर बॉडी के अंदर हम लोग ये कहते हैं कि कलर, क्योंकि कलर हम लोग पीएचपी के थ्रू डिसाइड कर चुके हैं, तो यहाँ पे जस्ट हम लोग उस कलर को इको करवा देते हैं, पीएचपी इको कलर। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि जो कलर है, कलर के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो अब आप देखें कि आप पीएचपी के कोड को एचटीएमएल के अंदर एम्बेड भी कर सकते हैं, इवन सीएसएस के अंदर एम्बेड कर सकते हैं, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे सीएसएस के अंदर एम्बेडेड सीएसएस के अंदर हम लोग एम्बेड कर रहे हैं। और बैकग्राउंड कलर हम लोग कहते हैं जो भी हमारे पास बैकग्राउंड कलर है वो हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं। अब ये जो सेमी कॉलन है ये हमारे पास सीएसएस के लिए सेमी कॉलन है। जब आप एक सिंगल स्टेटमेंट यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको स्टेटमेंट के एंड पे सेमी कॉलन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। यू कैन पुट इट एंड यू कैन अवॉइड इट। तो लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। इनफैक्ट हम लोगों ने पेज चेंज कर दिया। नाउ वी हैव prefs अंडरस्कोर मेन डॉट पी एच पी, राइट। गॉट अ वार्निंग फॉर HTTPS, तो उसको हम लोग HTTP करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने डार्क सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसको सबमिट कर दिया। अब इस फॉर्म पे हमारे पास जो है वो जस्ट एक लिंक हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ बैक टू सेटिंग्स का। अब जब हम लोग बैक टू सेटिंग्स आते हैं तो आइडियली यहाँ पे हमारे पास इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास डार्क हो जाना चाहिए था। तो लेट्स सी व्हाई इट डिडंट वर्क। हम लोग इसके सोर्स कोड में जाते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास स्टाइल के अंदर कलर और बैकग्राउंड कलर तो हमारे पास सेट हुए हुए हैं, लेकिन सम हाउ दे आर सेट एज द लाइट थीम। तो लेट्स सी कि हम लोगों ने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो हैं वो सही चूज़ की हैं। refs डॉट पी के अंदर हम लोग डिस्प्ले कर लेते हैं कि हमारे पास कौन सा कलर जो है वो हमारे पास चूज़ हुआ हुआ है। अगर हमारे पास पोस्ट थीम का वेरिएबल डिफाइंड है, यहाँ पर हम लोग डिबगिंग पर्पसेस के लिए जो हमारे पास पोस्ट की एरे है उससे हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर आर पोस्ट। ओके, वी सी दैट द एरे इज़ एम्प्टी, राइट। और शायद आप लोगों ने फिगर आउट कर लिया हो कि
यहाँ पे फॉर्म के अंदर जो मेथड हम लोगों ने यूज़ किया है वो हमारे पास गेट का मेथड है, और वहाँ पे जो हम लोग रीड कर रहे हैं वो पोस्ट के मेथड के थ्रू कर रहे हैं। तो इस तरह आप डीबगिंग करके देख सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो यहाँ पे मेन इशू ये था कि यहाँ पे हम लोग वैल्यू रिसीव क्यों नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने पोस्ट की एरे को डिस्प्ले किया, वो हमारे पास एम्प्टी थी। नाउ वी लुक्ड एट द मेन पेज, और वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो फॉर्म है जिससे डाटा आ रहा है वो हमारे पास पोस्ट का मेथड यूज़ कर रहा है, सॉरी गेट का मेथड यूज़ कर रहा था, जिसे अब हम लोगों ने पोस्ट कर दिया है। सो नाउ इट शुड वर्क। हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, डार्क सेलेक्ट करते हैं, सबमिट करते हैं, और ये हम लोग डीबगिंग पर्पसेस के लिए हम लोगों ने जो पोस्ट की रिप्रिंट की थी उसके अंदर हमारे पास ये आ गया कि थीम की जो वैल्यू है वो हमारे पास डार्क है। बैक टू सेटिंग्स करते हैं। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने एक डिफ़ॉल्ट थीम चूज़ किया था कि अगर कोई यूज़र यूज़र जो है वो कोई थीम सेलेक्ट नहीं करता तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लाइट हो जाए। और इनफैक्ट हमारे पास ये जो डिफ़ॉल्ट थीम है, इट मस्ट हैव बीन बिफोर वी रीड द पोस्ट एरे ना, क्योंकि अब पोस्ट एरे से हम लोगों ने रीड कर लिया, उसकी हम लोगों ने उसका थीम हम लोगों ने डार्क सेट कर लिया, और उसके बाद फिर चाहे डार्क या लाइट है हम लोग उसको लाइट के तौर पे सेट कर रहे हैं। तो दिस डिफ़ॉल्ट ऑप्शन शुड बी बिफोर वी सेट द कुकी, राइट, बिफोर वी रीड द पोस्ट एरे। तो हम लोग इसको पहले ले जाते हैं, एंड होपफुली इट शुड वर्क नाउ। ओके, अब जब हम लोगों ने क्लिक किया और बैक का बटन प्रेस किया, तो अब बैक के अंदर जो प्रेफ्स मेन डॉट पी है उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कुकी सेट हुई हुई है और उसकी वैल्यू डार्क है। तो हम लोगों ने कलर वाइट कर दिया और बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया। तो अब हमारे पास ये वेब पेज जो है वो डार्क मोड के अंदर अपीयर होना शुरू हो गया। और लेट्स से अगर हम लोग इसे दोबारा लाइट मोड में लेके जाना चाहते हैं, लाइट को क्लिक करते हैं, सबमिट, बैक टू सेटिंग्स, तो अब हमारे पास ये वेब पेज जो है वो लाइट मोड के अंदर डिस्प्ले हो गया। ऑफ कोर्स आप इसके अंदर मल्टीपल थीम्स ऐड कर सकते हैं, और आप ये काम भी कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस हैं उन तमाम पेजेस के ऊपर आप स्टार्ट में ये लॉजिक लगा लें। इसको कॉमन कोड है, इसे आप एक फ़ाइल में सेव कर लें, और फिर इस फाइल को आप इंक्लूड कर लें मल्टीपल फाइल्स के अंदर। आई वुड सजेस्ट यू टू डू इट नाउ। डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने इंफॉर्मेशन क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे भेजनी होती है, या सर्वर साइड से हम लोग क्लाइंट साइड पे इंफॉर्मेशन भेजते हैं, तो हम लोग उस इंफॉर्मेशन को सीरियलाइज कर सकते हैं। व्हाट इज़ सीरियलाइजेशन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट टू बाइनरी फॉर्म। ऑलमोस्ट तमाम लैंग्वेजेस जो हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हमारे पास सीरियलाइजेशन की को सपोर्ट करती हैं। इसको हम लोग स्टोरेज और ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं। और मेन आइडिया ये है कि हम लोग सीरियलाइजेशन का जो स्टेप होता है उसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देते हैं क्लोज टू बाइनरी फॉर्म, और फिर जब हम लोग डी सीरियलाइज या अनसीरियलाइज करते हैं तो हमारे पास वो जो बाइनरी फॉर्म है उसे दोबारा हम लोग ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ले आते हैं। इनफैक्ट स्टेट मैनेजमेंट के अंदर भी हमारे पास वास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीरियलाइजेशन और अनसीरियलाइजेशन को यूज़ कर रही होती हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है सीरियलाइजेशन की। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ऑफ टाइप आर्टिस्ट, और फिर उसके अंदर हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर फर्दर ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। सो वी हैव एन ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर फिर हमारे पास फर्दर दो ऑब्जेक्ट्स हैं एक एरे के फॉर्म में। अब अगर हम लोग इस इंफॉर्मेशन को जो है वो लेट्स से सर्वर साइड पे भेजना चाहते हैं, तो इट माइट बी अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, लेकिन सीरियलाइजेशन हमें ये सपोर्ट करता है कि हम लोग इस ऑब्जेक्ट को जो है वो ऑलमोस्ट बाइनरी फॉर्म के अंदर ले आएं, और फिर हम लोग इसको ट्रांसमिट करते हैं सर्वर साइड पे। सर्वर साइड पे इस ऑब्जेक्ट को रिक्रिएट करने के लिए हम लोग अनसीरियलाइज करेंगे इसको, या डीसीरियलाइज करेंगे, और हमारे पास ये बाइनरी फॉर्म से दोबारा वो ऑब्जेक्ट रिक्रिएट हो जाएगी। पीएचपी के अंदर सीरियलाइजेशन की सपोर्ट होती है। इनफैक्ट जो पीएचपी की बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास उसके अंदर ऑलरेडी सीरियलाइजेशन की सपोर्ट होती है। अगर हम लोगों ने खुद से अपनी किसी क्लास को सीरियलाइजेबल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं। उसके अंदर मेन स्टेप ये है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो सीरियलाइजेबल के इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, और उसके अंदर फिर हम लोग दो फंक्शंस जो उस इंटरफेस के सीरियलाइज का और अनसीरियलाइज का वो हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे। लेट्स से हमारे पास एक क्लास है आर्टिस्ट की, उसे हम लोग हम चाहते हैं कि उसके अंदर सीरियलाइजेशन की सपोर्ट हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके लिए सीरियलाइजेबल का इंटरफेस इम्प्लीमेंट करेंगे। वो हम लोग कैसे कर सकते हैं?
क्लास नेम के बाद हम लोग इम्प्लीमेंट्स और जो इंटरफेस का नेम होता है, जो इस केस में हमारे पास सीरियलाइजेबल है, वो हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर दो फंक्शंस इंप्लीमेंट करने हैं। एक हमारे पास सीरियलाइज का फंक्शन है। सीरियलाइज के फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, एक सीरियलाइज का जो बिल्ट इन फंक्शन है उससे कॉल करेंगे, और वो हम लोग जो वैल्यू वो रिटर्न करेगा, वही वैल्यू हम लोग इस फंक्शन के थ्रू रिटर्न कर देंगे। इस फंक्शन को हम लोग क्या पास करेंगे, सीरियलाइज का फंक्शन जो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, इसके अंदर जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं जो हम लोग सीरियलाइज करना चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट की, वो वैल्यूज़ हम लोग इसके अंदर लिख देंगे। हम लोग उसकी कीज़ और फिर उन कीज़ के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ हम लोग इसके अंदर पास ऑन कर देंगे। तो ये सीरियलाइज का फंक्शन क्या करेगा कि उसे क्लोज टू बाइनरी फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करेगा और रिटर्न कर देगा। दूसरा फंक्शन जो हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, वो हमारे पास अनसीरियलाइज का फंक्शन है। इसे हम लोग बाइनरी फॉर्म में डाटा देते हैं, और ये फंक्शन क्या करता है कि उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग अनसीरियलाइज का फंक्शन कॉल करते हैं। इससे हमारे पास वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जो भी डाटा होता है वो हमें मिल जाता है, एक एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में। यहाँ पे हम लोग कोई डिफरेंट वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, सेम वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सेम वेरिएबल यूज़ करते हैं तो ऑफ कोर्स वो ओवरराइट हो जाएगा, और जो फील्ड्स हम लोगों ने सेव की होती हैं, उन फील्ड्स को हम लोग रीड कर लेते हैं, और जो करंट ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ का हिस्सा बना देते हैं हम लोग। ये काम जब हम लोग कर चुके होते हैं, जब इम्प्लीमेंट कर चुके होते हैं सीरियलाइजेबल के इंटरफेस को, तो फिर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को कैसे सीरियलाइज करेंगे, या इस क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे सीरियलाइज करेंगे, कैसे डी सीरियलाइज करेंगे या अनसीरियलाइज करेंगे। जब हम लोगों ने इस क्लास के किसी ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करना है, लेट्स से उस ऑब्जेक्ट का नाम हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग PHP का बिल्ट इन फंक्शन सीरियलाइज कॉल करेंगे और उसे ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। अब ये ऑब्जेक्ट आर्टिस्ट की क्लास बिलोंग करता है, और आर्टिस्ट की क्लास के अंदर हम लोगों ने सीरियलाइज के इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो ये हमारे पास काइंड ऑफ बाइनरी फॉर्मेट के अंदर हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, और फिर हम लोगों ने इसको सेव करना, ट्रांसमिट करना, वो हम लोग कर लेंगे। और जब हम लोगों ने इसको अनसीरियलाइज करना होगा, तो यही जो डाटा है जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं, वो हम लोग अनसीरियलाइज के फंक्शन को पास करेंगे, और अनसीरियलाइज का फंक्शन क्या करेगा, इस बाइनरी डाटा की फॉर्म में एक ऑब्जेक्ट रिक्रिएट कर देगा, और वो हमारे पास ऑब्जेक्ट हमें एक वेरिएबल की फॉर्म में मिल जाएगी, एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिल जाएगी, जिसे हम लोग फिर यूज़ कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, स्टेट मैनेज करने के लिए जो सबसे कॉमन मेथड है, वो सेशंस का मेथड है। सेशंस को यूज़ करते हुए हम लोग स्टेट को सर्वर साइड पे मेंटेन करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट सेशंस। सेशन के थ्रू हम लोग स्टेट कैसे मेंटेन करते हैं। लेट्स से हमारे पास कुछ यूज़र्स हैं, इस केस में हमारे पास XYZ 3 यूज़र्स हैं, और वो सारे के सारे यूज़र्स हमारे पास वेब सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, और हर यूज़र की अपनी अपनी शॉपिंग कार्ट है जिसके अंदर वो प्रोडक्ट्स को ऐड कर रहे हैं। तो ये वेब सर्वर क्या करेगा, ये हर एक यूज़र के लिए एक सेशन क्रिएट कर लेगा, और उस सेशन के अंदर जो भी यूज़र ने प्रोडक्ट्स लेट से ऐड की हुई हैं अपनी शॉपिंग कार्ट में, वो सेव कर लेगा उस सेशन के वेरिएबल के अंदर, या हर यूज़र के लिए जो स्पेसिफिक सेशन है। बैकएंड पे क्या हो रहा होगा, बैकएंड पे हर यूज़र के लिए एक सीरियलाइज फाइल बन रही होगी, और उसके अंदर उसके सेशन की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द वेब सर्वर और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, ये सीरियलाइजेशन डिफरेंट वेज में इम्प्लीमेंट हो सकती है। जिस तरह अगर आप ASP यूज़ कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेशंस मेंटेन हो रहे होते हैं वो रैम में हो रहे होते हैं, सर्वर की मेमोरी में हो रहे होते हैं, और PHP के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये फाइल के अंदर सेव हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास ये चीज़ वेरी कर सकती है। लेकिन मेन आइडिया ये है कि हर यूज़र के अगेंस्ट सर्वर एक फ़ाइल मेंटेन कर रहा होगा, चाहे वो फिजिकल फाइल है या वो इंफॉर्मेशन मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है। और फिर वो ट्रैक कर सकता है कि कौन से यूज़र की कौन सी स्टेट है। लेट्स से उसने शॉपिंग कार्ट में कौन सी प्रोडक्ट्स ऐड की हुई हैं, वो लॉग्ड इन है या नहीं है, उसने वेब पेज कौन सा ओपन किया हुआ है, इससे पहले वाला वेब पेज कौन सा था। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग सेशन के अंदर सेव कर सकते हैं। एक्चुअली सेशन के अंदर होगा क्या कि जब
एक यूज़र वेब सर्वर को विज़िट करता है और वेब सर्वर जो है वो हर यूज़र के लिए कस्टमाइज्ड पेजेस जनरेट कर रहा है, दैट मीन्स वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन सा यूज़र वेबसाइट को विज़िट कर रहा है, तो वो उसे एक सेशन आईडी असाइन कर देगा। ठीक है, तो सेशन आईडी जो है वो हमारे पास एक कुकी की फॉर्म में क्लाइंट के ब्राउज़र पे चली जाएगी और वो हर यूज़र के लिए एक यूनिक आईडी होगी। अब जब यूज़र सब सीक्वेंट रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, तो ये सेशन आईडी भी उन रिक्वेस्ट के साथ आ रही होगी और फिर इन रिक्वेस्ट की बेस पे सर्वर ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये रिक्वेस्ट कौन से यूज़र की तरफ से आ रही है। तो इसके अंदर जो मेन रोल होता है वो हमारे पास इस यूनिक सेशन आईडी का होता है, जो सर्वर मैनेज कर रहा होता है। एज वी डिस्कस्ड कि हमारे पास हर यूज़र के लिए सर्वर मेमोरी के अंदर या हार्ड डिस्क के ऊपर एक सेशन मेंटेन कर रहा होगा। और इनफैक्ट होता ये है कि जब हमारे पास एक वेब सर्वर है तो उस पे एक सिंगल वेबसाइट होस्टेड नहीं होती। एट टाइम्स एक वेब सर्वर के ऊपर कई थाउजेंड वेबसाइट्स तक ही रन हो रही होती। ऑफ कोर्स वो वेबसाइट्स हमारे पास कोई बहुत पॉपुलर या कॉमनली विजिटेड वेबसाइट्स नहीं होंगी। ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका ट्रैफिक लोड इतना ज़्यादा नहीं है, तो एक सर्वर के ऊपर हमारे पास वी माइट हैव फ्यू टेंस टू फ्यू थाउजेंड वेबसाइट्स होस्टेड एट द सेम टाइम। तो अब जो वेब सर्वर है वो बेसिकली हर वेबसाइट के लिए और उस वेबसाइट के हर यूज़र के लिए अलहदा सेशंस को मेंटेन कर रहा होगा। तो आप लोगों ने जब भी सेशन को यूज़ करना है तो आप ये चीज़ जहन में रखिएगा कि इसका इम्पैक्ट सर्वर की मेमोरी पे होगा और जितने आपके पास यूज़र्स ज़्यादा होंगे उतने सर्वर की मेमोरी जो है वो आपके पास ज़्यादा यूज़ होगी। अल्टीमेटली अगर सारी मेमोरी एग्जॉस्ट हो जाती है तो आपकी वेबसाइट जो है वो क्रैश कर सकती है, या ये हो सकता है कि सर्वर जो है उसके अंदर से कुछ सेशंस को जो है वो टर्मिनेट कर दे। तो जस्ट कीप मिनिमम इंफॉर्मेशन इन सेशन और इसको सिर्फ उस वक्त यूज़ करें जब इसकी ज़रूरत है। पीएचपी के अंदर हम लोग सेशन को कैसे एक्सेस करते हैं? जो भी पीएचपी का हमारे पास स्क्रिप्ट है उसके अंदर कोई भी चीज़ डिस्प्ले करने से पहले, कोई भी एचटीएमएल का टैग यूज़ करने से पहले या कुछ भी डिस्प्ले करने से पहले, इनफैक्ट before like outputting anything, we need to call the function session start। इससे हमारे पास सेशन यूज़र के साथ स्टार्ट हो जाता है। सेशन स्टार्ट के फंक्शन को कॉल करने के बाद हम लोग सेशन की सुपर ग्लोबल एरे को यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर हम लोग कोई भी नेम्ड और की वैल्यू पेयर स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि हमारे पास यूज़र के नाम से कोई वेरिएबल सेशन के अंदर है या नहीं। अगर नहीं है, सॉरी, अगर हमारे पास ये है, अगर वो सेट हुआ हुआ है तो हम लोग ये कह देते हैं कि यूज़र इज़ लॉग्ड इन। और अगर हमारे पास वो सेट नहीं हुआ हुआ तो हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यूज़र भी लॉगिन नहीं हुआ हुआ, दैट मीन्स इट माइट बी अ गेस्ट यूज़र। और उसके लिए हम लोग लॉगिन का बटन डिस्प्ले कर सकते हैं और अगर यूज़र ऑलरेडी लॉगिन हुआ हुआ है तो उसके लिए हम लोग लॉग आउट का बटन जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। इसको सेशन को हम लोग मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह अगर एक शॉपिंग की वेबसाइट है उसके अंदर शॉपिंग कार्ट मेंटेन करनी है तो शॉपिंग कार्ट को आप उसकी इन्फॉर्मेशन एक सेशन के अंदर मेंटेन कर सकते हैं और उसके अंदर ये आप इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं कि यूज़र ने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अपनी कार्ट के अंदर ऐड की हुई हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सेशन को स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे पास शॉपिंग कार्ट से रिलेटेड कोई क्लासेस हम लोगों ने डिफ़ाइन की हुई हैं तो उनको हम लोग इंक्लूड कर लेंगे उसको यूज़ करने से पहले। फिर हम लोग देखते हैं कि सेशन के अंदर हमारे पास कार्ड टाइप का वेरिएबल है या नहीं। अगर हमारे पास वेरिएबल नहीं है तो हम लोग एक शॉपिंग कार्ट की ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसे सेशन में सेव कर देते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उस कार्ट को सब सीक्वेंट जो हमारी बिजनेस लॉजिक है या जो डिफरेंट पेजेस हैं उनके ऊपर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जब हम लोगों ने एक सेशन को टर्मिनेट करना होता है तो हमारे पास यूजुअली दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि हम लोग किसी एक वेरिएबल को फॉरगेट करना चाहते हैं या जो सेशन के अंदर वेरिएबल्स हैं उनको हम लोग जो है वो
फ्री करना चाहते हैं, उनकी वैल्यूज़ जो है वो हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर ये कि उस सेशन को ऑल टुगेदर हम लोग सर्वर साइड से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं कि इस यूज़र से रिलेटेड जो भी हम लोगों ने सर्वर साइड पे मेमोरी में या फाइल के ऊपर इंफॉर्मेशन रखी हुई है उसे हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं। तो अगर हम लोग वेरिएबल्स को फ्री करना चाहते हैं तो हमारे पास सेशन अंडरस्कोर अनसेट का फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करेगा कि जिस तरह अगर आपके पास कार्ड का वेरिएबल है या यूज़र का वेरिएबल है तो उसको मेमोरी से फ्री कर देगा। और फिर अगर हम लोग पूरे सेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग सर्वर साइड पे उसकी स्टेट मेंटेन नहीं करना चाहते, तो फिर हम लोग सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय का फंक्शन कॉल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग एक वेबसाइट डेवलप कर रहे होते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो वेबसाइट हमारे पास सिक्योर हो, उसके अंदर हमारे पास सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मुख्तलिफ हमारे पास डायमेंशंस हैं उन्हें हम लोग अच्छे तरीके से एड्रेस करें। तो लेट्स सी कि हमारे पास एक वेबसाइट के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ेगा टू मेक आवर वेबसाइट सिक्योर। इनफैक्ट जब हम लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करें तो इसे हम लोग एक ट्रायंगल की फॉर्म में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एंड दैट ट्रायंगल इज़, उसकी जो एक डायमेंशन है वो कॉन्फिडेंशियलिटी है, दूसरी डायमेंशन हमारे पास इंटेग्रिटी है, और तीसरी डायमेंशन हमारे पास अवेलेबिलिटी है। तो इन तीनों चीज़ों का हमारे पास एट अ टाइम जो है इनका ख्याल रखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी में ये है कि हमारे पास अगर लेट्स से यूज़र का कोई प्राइवेट डाटा है तो इट शुड ओनली बी एक्सेसिबल बाय दैट पर्टिकुलर यूज़र, ना कोई और जो है वो उसे एक्सेस ना कर सके। इंटेग्रिटी के अंदर ये है कि जो हमारे पास डाटा जितना भी हम लोग वेबसाइट के थ्रू स्टोर कर रहे हैं वो हमारे पास करेक्ट हो, कंप्लीट हो, ये ना हो कि कोई जो हमारे पास हैकर्स हैं वो अनवांटेड डाटा जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो हमारे पास जो है वो सिक्योर होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास करेक्ट होनी चाहिए। और तीसरी जो चीज़ है वो हमारे पास अवेलेबिलिटी है। यूजुअली जो वेबसाइट्स होती हैं वो हमारे पास 24/7 अवेलेबल होती हैं। इनफैक्ट अगर आप अवेलेबिलिटी की डायमेंशन को माइनस कर दें इस ट्राइंगल में से तो आपकी वेबसाइट, आप उसको बहुत इजीली जो है उसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी और जो इंटेग्रिटी है उसे आप हैंडल कर सकते हैं। तो जो मेन प्रॉब्लम है वो हमारे पास अवेलेबिलिटी की आती है कि हम लोग इसे 24/7 अवेलेबल करें, और जो यूज़र जिनको हम लोग एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो गेस्ट यूज़र्स हैं, चाहे वो हमारी जो वेबसाइट के हैं वो रजिस्टर्ड यूज़र हैं, उन्हें जो है वो वेबसाइट अवेलेबल होनी चाहिए। सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स को हम लोग मुख्तलिफ एंगल से देख सकते हैं। उसके अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इससे रिलेटेड हमारे पास एक्टर्स कौन से हैं, जो हमारे पास ये ट्राइंगल है इसके हर डायमेंशन का इम्पैक्ट क्या है, हमारे पास कॉमन थ्रेट्स कौन कौन से होते हैं, और हमारे पास वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सो लेट्स लुक इनटू दीज डायमेंशंस वन बाय वन। अगर हम लोग जनरली एक्टर्स को या यूज़र्स को ऑर्गेनाइज करें तो हमारे पास 3 कैटेगरीज बनती हैं यूज़र्स की। एक हमारे पास इंटरनल यूज़र्स हैं या इंटरनल एक्टर्स हम लोग उन्हें कहेंगे। ये हमारे पास जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं या जिस भी हमारे पास प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन बनी हुई है उसके तमाम यूज़र्स हैं। अगर हम लोग एक कंपनी की बात करें तो उस कंपनी के लेट से कैशियर से लेके जो उस कंपनी का ऑनर है उस तक तमाम के तमाम लोग हमारे पास इंटरनल एक्टर्स बन जाएंगे। फिर हमारे पास एक्सटर्नल एक्टर्स हैं। एक्सटर्नल एक्टर्स वो हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइडर्स जो हैं, और मेनली जो हमारे पास थ्रेट होता है वो हमारे पास एक्सटर्नल एक्टर्स से होता है। ऑल्दो इंटरनल एक्टर्स से और जो हमारे पास पार्टनर एक्टर्स होते हैं उनसे भी हमारे पास थ्रेट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे पास थ्रेट्स आते हैं हमें सिक्योरिटी के वो हमें एक्सटर्नल एक्टर्स की तरफ से आते हैं। और फिर इस तरह भी होता है कि हमारे पास कुछ पार्टनर एक्टर्स होते हैं। ये कौन से एक्टर्स होते हैं जिन्हें हम लोगों ने अपने वेबसाइट का पार्शियल एक्सेस दिया हुआ होता है। लेट्स से हम लोग किसी एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके जो है वो काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को पार्शियली हम लोगों ने अपनी वेबसाइट का एक्सेस दिया हुआ है। अब ये हो सकता है कि अगर हमारे पास जो पार्टनर एक्टर है उसका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो फिर हमारे पास उसके थ्रू जो है वो हमारा मेन सिस्टम जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। इम्पैक्ट हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ट्राइंगल है, अगर हम लोग अवेलेबिलिटी जो है वो लूज़ करते हैं तो ऑफ कोर्स जो हमारे पास यूज़र्स हैं उन्हें हमारी वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं रहेगी। एंड यू कैन इमेजिन कि अगर आपके पास एक इंपॉर्टेंट काम के लिए आप किसी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं और वो डाउन हो जाती है तो एट टाइम्स हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इट कुड बी। नॉट ओनली इट कुड बी फ्रस्ट्रेटिंग बल्कि इससे आपके जो बिजनेसेस हैं वो आपके इम्पेक्ट हो सकते हैं।
अगर आप कॉन्फिडेंशियलिटी लूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि जो लोगों का प्राइवेट डाटा है वो आपके पास स्टेक पे लग गया, अब वो आपके पास अनवांटेड हैंड्स में चला गया और आपके पास जो है वो लोगों की प्राइवेसी जो है वो ब्रीच हो रही है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर इंटेग्रिटी के अंदर ये है कि अगर आपके पास आउटसाइडर एक्टर्स जो हैं वो आपके सिस्टम के अंदर इंट्रूड कर जाते हैं समहाउ, तो आपका जो डाटा है जो आपकी वेबसाइट के थ्रू स्टोर हुआ हुआ है या जो ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है, अब उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं रहती, वो अब रिलायबल जो है वो नहीं रहता। एक वेबसाइट को जो हमारे पास थ्रेट्स होते हैं उन्हें जनरली हम लोग जो है वो कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और उसके लिए निमोनिक यूज़ होता है स्ट्राइड का। ईच ऑफ दिस अल्फ़ाबेट स्टैंड फॉर समथिंग। जिस तरह हमारे पास कॉमन जो थ्रेट्स हैं उनके अंदर हमारे पास एक स्पूफिंग का थ्रेट है। स्पूफिंग का थ्रेट हमारे पास क्या होता है कि जो अटैकर होता है वो हमारे पास किसी और यूज़र को बिहेव करके, मतलब किसी और यूज़र की तरह परफॉर्म करके या कोई और यूज़र बन के हमारे सिस्टम के अंदर जो है वो एंटर हो जाता है। टेम्परिंग के अंदर ये होता है कि हमारे पास जो अटैकर है वो अनवांटेड वेज के अंदर हमारे डाटा को जो है वो मैनिपुलेट करता है। रेप्यूडिएशन क्या हमारे पास के जो अटैकर है वो इस तरीके से काम करे कि वो अपने कोई ट्रेसेस ना छोड़े कि ये अटैक कहाँ से हुआ था, आईपी एड्रेस क्या था और फिर उसने किन किन फाइल्स को जो है वो एक्सेस किया। तो इन चीज़ों को अगर जो है वो कोई ट्रेसेस नहीं छोड़ता तो ये हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो रेप्यूडिएशन की प्रॉब्लम है। फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर है कि अगर डाटाबेस का एक्सेस किसी अटैकर को मिल गया तो हमारा जितने भी कस्टमर्स का डाटा है, जो प्राइवेट सेंसिटिव डाटा है, वो हमारे पास एक्सपोज हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, याहू का डाटा एक्सपोज हुआ हुआ है, इसके अलावा फेसबुक का डाटा एक्सपोज हुआ हुआ है, करीम का डाटा एक्सपोज हुआ हुआ है। तो बहुत मेजर वेबसाइट्स होती हैं जिनका डाटा एक्सपोज हो जाता है। तो अगर हम लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेजर्स को अप्रोप्रिएटली कंसिडर नहीं करते तो वी माइट एंड अप विद इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर एंड अदर प्रॉब्लम्स। फिर इसके अलावा हमारे पास अटैकर जो होता है वो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कर सकता है, जिसके अंदर ये होता है कि हमारी वेबसाइट जो लेजिटिमेट यूज़र्स होते हैं उनके लिए इनएक्सेसिबल हो जाती है। और फिर हमारे पास लास्ट जो थ्रेट है वो हमारे पास एलिवेशन ऑफ प्रिविलेज है कि एक यूज़र लेट से एक बेसिक यूज़र के तौर पे रजिस्टर होता है और सम हाउ सिस्टम को मैनिपुलेट करके एडमिन यूज़र बन जाता है या एडमिन यूज़र के राइट्स जो हैं वो एक्वायर कर लेता है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ कॉमन थ्रेट। हमारे पास एक वेबसाइट के अंदर वल्नरेबिलिटीज़ हमारे पास किस किस्म की हो सकती हैं। अगर आप एक गूगल पे सर्च करें आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। इसके अंदर इन्होंने जो टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं जो वेबसाइट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो लूप होल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो सिक्योरिटी हमारे पास फ्लॉज उसके अंदर होते हैं, वो उन्होंने लिस्ट डाउन की हुई है। तो उसके अंदर से जो कॉमन है वो हमारे पास इंजेक्शन है कि एक अटैकर जो होता है वो फॉर्म के डाटा के थ्रू अनवांटेड जो HTML का कोड है या जावास्क्रिप्ट का कोड है वो हमारे सिस्टम के अंदर इंजेक्ट कर देता है। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन वल्नरेबिलिटी। अगर आप अपने फॉर्म्स को सिक्योर नहीं करते तो आपकी वेबसाइट जो है इट वुड बी प्रोन टू इंजेक्शन अटैक्स। फिर इसके अलावा हमारे पास ऑथेंटिकेशन और सेशन मैनेजमेंट अगर आप प्रॉपरली नहीं कर रहे उसको जो है वो हैक किया जा सकता है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है कि इसके अंदर आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐसा कोड जो है वो डिस्प्ले हो जाता है थ्रू एन अटैक, मोस्टली इंजेक्शन के थ्रू हम लोग ये करते हैं। उसके अंदर ये होता है कि हमारे पास जो एक्सटर्नल कोड है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है जब एक यूज़र आपकी वेबसाइट को व्यू करता है। फिर इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन है कि आपके पास आप यूज़र से डाटा जो है वो सीरियलाइज फॉर्म में ले रहे हैं, उसे डीसीरियलाइज कर रहे हैं, डीसीरियलाइज करते हुए आपने उसके अंदर से किसी कोड को एग्जीक्यूट कर दिया। अब अगर यूज़र जो है मिलिशियस कोड आपके उसमें भेज देता है, सीरियलाइज फॉर्म में भेज देता है, जब आप उसे डीसीरियलाइज करेंगे तो वो कोड आपके सर्वर पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और उससे फिर आपके पास आपका सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। और फिर एक जो और बहुत कॉमन फ्रेंड है वो थ्रेट है वो हमारे पास सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन का है, जिसके अंदर आपने अपने सर्वर को प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ और मिसकॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो है वो आपका सिस्टम वल्नरेबल हो जाता है। जब भी आप एक वेबसाइट पे काम कर रहे हो या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कोई सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तो या आप ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास जो है वो सिक्योरिटी पॉलिसी डिफाइंड हो। उसके अंदर आपके पास यूजेज पॉलिसी है कि यूज़र्स आपके सिस्टम को यूज़ किस तरीके से करेंगे। ऑथेंटिकेशन पॉलिसी होनी चाहिए कि यूज़र अपने आप को वेरीफाई किस तरह करेंगे कि वो ऑथेंटिक यूज़र्स हैं। और फिर उसके बाद लीगल पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह आपके पास यूरोपीय यूनियन के अंदर है कि आप उनका एक लॉ है कि जिसके थ्रू
जिसके अंदर ये है कि आप एक सर्टन ड्यूरेशन से ज़्यादा कस्टमर्स का डाटा अपने पास रिटेन नहीं कर सकते, राइट। तो मेक श्योर कि आपका सिस्टम जो है वो लीगल जो पॉलिसीज़ हैं उनको अबाइड बाय कर रहा है। और फिर ये है कि आप अपने सिस्टम के अंदर जो है वो जो बिज़नेस कॉन्टीन्यूटी है उसे आप सपोर्ट करें। एडमिन आपके पास पासवर्ड मैनेजमेंट होनी चाहिए, ये नहीं कि हर यूज़र जो है वो उसे एडमिन का कंट्रोल मिल जाए। आपके पास एक प्रॉपर मैकेनिज़्म होना चाहिए जिसके थ्रू आप यूज़र का जो एडमिन पार्ट है आप उससे एक्सेस कर सकें। आपके पास बैकअप्स होने चाहिए, रिडंडेंसी होनी चाहिए कि आपके पास सब के सब लेट से डाटा जो है वो एक सर्वर पे नहीं होना चाहिए। आपके पास जो है वो डाटा अगर आप सेव कर रहे हैं तो इट शुड बी रिडंडेंट, मुख्तलिफ सर्वर्स पे सेव होना चाहिए। और इवन ये कि आपके पास वो जो रिडंडेंसी है वो आपके पास जियोग्राफिकल होनी चाहिए। लेट से अगर आपके सारे के सारे वेब सर्वर एक ही जगह पे होस्टेड हैं और वो जगह कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है या डिस्कनेक्ट हो जाती है इंटरनेट से, तो आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो आपके पास बाकी लोगों के लिए इनएक्सेसिबल हो जाएगी। तो इसके अंदर रिडंडेंसी जो है वो ज़रूरी है। फिर आप मॉक इवेंट्स जो है वो करें। मॉक इवेंट्स के अंदर ये है कि ख़ुद से आप अपनी वेबसाइट को अटैक करें, या आप वाइट हैट हैकर्स जो होते हैं आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपकी वेबसाइट के अंदर वल्नरेबिलिटीज़ को जो है वो फाइंड करें। लेट से जिस तरह एक हैकर अटैक करता है उसे आप खुद से अपनी वेबसाइट को अटैक करें और देखें कि उसके अंदर कौन से लूप होल्स हैं, उन्हें आप कवर करें। और फिर ऑडिटिंग करें। आपके पास जो सर्वर होता है वो लॉग्स मेंटेन कर रहा होता है, आप देखें कि लॉग्स के अंदर आपके पास कोई अनवांटेड एक्सेस तो नहीं है, किसी आईपी एड्रेस से बार बार रिक्वेस्ट तो नहीं आ रही, कोई आपके पास अनएक्सपेक्टेड वे के अंदर डाटा तो नहीं एंटर हो रहा आपके सिस्टम के अंदर। तो उसकी ऑडिटिंग जो है वो भी टाइम टू टाइम करना बहुत ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी एक इस तरह की चीज़ नहीं है जिसको आप एक वेबसाइट बना लें और उसके बाद आप देखें कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है या नहीं। इनफैक्ट जब हम लोग एक वेबसाइट को बना रहे होते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से हम लोग डिफरेंट फेजेस से गुजर रहे होते हैं, और हर फेज़ के अंदर हम लोगों ने सिक्योरिटी का ख्याल रखना होता है। तो मेक श्योर कि जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से गुजर रहे हैं तो हर स्टेज के ऊपर आप अप्रोप्रिएट एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करें। जिस तरह जब आप रिक्वायरमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप उसके रिक्वायरमेंट्स इकट्ठे करते हुए ही देखें कि आपकी जो प्राइवेसी नीड्स हैं वो क्या हैं, उनसे रिलेटेड आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या बनेंगी, आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, उससे रिलेटेड आप रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आप डिफ़ाइन करेंगे। फिर आपके पास जो CIA ट्राइड जो आपके पास बनता है, जो हम लोगों ने ट्रायंगल स्टडी किया था, उसके हिसाब से आप उसके हर एस्पेक्ट को देखें कि उससे रिलेटेड आपके पास कौन सी रिक्वायरमेंट्स बन सकती हैं और उनको जो है फिर आप वो डिफ़ाइन करें। इसी तरह जब आप डिज़ाइन फेज़ में आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर SDLC में, तो उसके अंदर आप जो है वो रिडंडेंसी को आप प्लान करें कि आपके पास डाटा जो है वो एक सर्वर पे नहीं पड़ा हुआ, वो अब आपके पास मल्टीपल प्लेसेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है। या इवन लोड बैलेंसिंग के लिए जो है वो आप मल्टीपल सर्वर्स को यूज़ करें, तो इट शुड बी पार्ट ऑफ द डिज़ाइन फेज़। आप रिस्क असेसमेंट करें कि आपने रिस्क जो है वो आपके पास क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। थ्रेट असेसमेंट करें आप कि अगर आपके पास जो है वो एक पर्टिकुलर आपके पास थ्रेट आता है तो उसके लिए आपके पास आपको क्या करना होगा। जब आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, जब आप कोड राइट कर रहे हैं अपनी वेब एप्लीकेशन के लिए, तो उस वक्त भी आप सर्टन चीज़ों का ख्याल रखें, जिस तरह डिफेंसिव प्रोग्रामिंग है। जस्ट मेक श्योर कि आप प्रोग्रामिंग जो है वो जब कर रहे हैं तो आप उसके अंदर क्वालिटी को इंश्योर करें, कोई आपके पास लूप होल ना रह जाए। आप कोड रिव्यूज़ करें कि एक यूज़र ने कोड लिखा है तो वो दूसरा यूज़र उसको रिव्यू करे कि ये कोड हमारे पास ठीक है या नहीं। आप ख़ुद से अपने कोड को रिव्यू करें, ये नहीं कि बस लिख के उसे छोड़ दिया कि अच्छा ठीक है ये फंक्शनैलिटी इसकी पूरी हो रही है तो जस्ट लीव इट। फिर इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आपके पास पेयर प्रोग्रामिंग का होता है। पेयर प्रोग्रामिंग के अंदर आप ये करते हैं कि दो अच्छे डेवलपर्स जो हैं वो बैठ जाते हैं साइड बाय साइड, उसमें से एक कोड कर रहा होता है और दूसरा उसके कोड को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। अब ये नहीं कि जो ऑब्ज़र्व कर रहा है वो सीख रहा है, नहीं, उसका मकसद ये है कि जो कोड कर रहा है दूसरा जो यूज़र है वो उसके अंदर, अगर फर्स्ट प्रोग्रामर जो कोड कर रहा है अगर कोई उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो अगर कोई चीज़ ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं करता तो उसी वक्त जो है वो दूसरा प्रोग्रामर उसे बता दे कि ये इसके अंदर गलती है, इस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। फिर इसके अलावा टेस्टिंग के ऊपर आप अपनी वेबसाइट के लिए टेस्ट केसेस डिफ़ाइन करें। जो वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं मुख्तलिफ, उनसे रिलेटेड आप टेस्ट लिखें, उनको आप टेस्ट करें। और फिर जो आपके पास सिक्योरिटी से रिलेटेड यूनिट टेस्ट हैं आप उन्हें एग्जीक्यूट करें। जस्ट मेक श्योर कि आपके पास वेबसाइट जो है वो सिक्योर है। जब आप उसको डिप्लॉय कर चुके हैं तो मेक श्योर कि आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को अप्रोप्रिएटली हैंडल करें। जिस तरह आपने देखा था जब शैम को इंस्टॉल करते हैं तो डेटाबेस का जो यूज़र नेम है वो हमारे पास रूट होता है और पासवर्ड एम्प्टी होता है।
नो यू कैन नॉट हैव दिस थिंग व्हेन यू डिप्लॉय योर वेबसाइट। तो मेक श्योर कि आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो है वो प्रॉपर्ली जो है वो कॉन्फ़िगर्ड है। और बहुत सी वेबसाइट्स हमारे पास सिर्फ इस वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं कि वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को चेंज नहीं करते। आप किसी एक्सटर्नल एक्टर का वेट ना करें कि आपकी वेबसाइट लॉन्च होगी, अब कोई उस पर अटैक करेगा और आप रिस्पॉन्स में जो है अब आप अपनी वेबसाइट को आप सिक्योर करेंगे। जो आपके पास पॉपुलर अटैक के मैकेनिज़म्स हैं वो आप ख़ुद से अपनी वेबसाइट को अटैक करके देखें कि इसके अंदर कौन से लूप होल्स हैं, आप उन्हें कवर करें। पेनिट्रेशन टेस्टिंग करें कि आपकी वेबसाइट के अंदर जो है वो कितनी एरिया को जो है वो अटैकर जो है वो एक्सेस कर सकता है, कहाँ तक जो है वो रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, उसको आप ख़ुद से जो है वो आप टेस्ट करें। दिस इज़ अ साइकिल राइट। तो आप मेक श्योर करें कि जब आप इस कंप्लीट SDLC से गुजर रहे हैं तो उसके हर फेज़ के ऊपर जो है वो आप सिक्योरिटी को अपने जहन में रखें और उसे अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट का हिस्सा बनाएं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग एक वेबसाइट डेवलप करते हैं तो उसके कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जो सिर्फ रजिस्टर्ड यूज़र जो हैं उन्हें एक्सेस कर सकेंगे, और रजिस्टर्ड यूज़र जो हैं वो भी सिर्फ अपना जो डाटा है उसको एक्सेस कर सकेंगे। तो जब हम लोगों ने सर्टेन यूज़र्स को एक्सेस देना होता है अपनी वेबसाइट का या सर्टेन रिसोर्सेज का एक्सेस देना होता है तो यूज़र्स हैव टू ऑथेंटिकेट देमसेल्फ। तो ऑथेंटिकेशन सिर्फ ये है कि हमारी वेबसाइट को पता चल जाए कि जो रिक्वेस्ट आ रही है ये एक वैलिड यूज़र की तरफ से आ रही है, वो इसके लिए ऑथराइज्ड है। तो लेट्स लुक इनटू द ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स। अगर हम लोग ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स की बात करें तो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हम लोग ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक वो चीज़ है जो हमारे नॉलेज के अंदर है, वी नो द थिंग्स लाइक पासवर्ड हो गया, पिन हो गया, कोई पैटर्न हो गया, ये सारे हमारे पास जो हैं वो हमारे नॉलेज के अंदर आ जाते हैं। फिर कुछ ऐसी आपके पास चीज़ें होती हैं जो आप पोजेस कर रहे होते हैं और वो सिक्योरिटी के लिए यूज़ होती हैं। जिस तरह एक्सेस कार्ड्स होते हैं आपके पास के, आपके पास एक सिस्टम का एक्सेस कार्ड है, जब आप उसे स्वाइप करेंगे तो तब सिर्फ आपको सिस्टम का एक्सेस मिलेगा। आपके पास जो है इसके अलावा आपके पास कीज़ हो सकती हैं, कीज़ इन अ सेंस के जिस तरह आप एक जब आप कार को ओपन करते हैं वायरलेस की से तो एक ख़ास सिग्नल जाता है और फिर वो की जो है वो ओपन होती है। तो इसी तरह आपके पास हार्डवेयर डिवाइसेस हो सकती हैं जिन्हें क्रिप्टोग्राफिक FOB भी कहते हैं, FOBs भी कहते हैं, जिनके थ्रू आप जो है वो एक काइंड ऑफ हार्डवेयर है जिसके थ्रू आप सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। और फिर कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो आप इनहेरिट कर रहे हैं, जिस तरह ऑथेंटिकेशन आपकी रेटिना की बेस पे हो सकती है, आपके DNA की बेस पे हो सकती है अगर उसे एक्वायर करने का कोई मैकेनिज़्म है, आपके फिंगरप्रिंट की बेस पे हो सकती है। इवन ये कि अगर आपके पास कैमरास लगे हुए हैं तो हर एक बंदे का वॉकिंग जो स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है, उसकी बेस पे ऑथेंटिकेशन हो सकती है। सो देयर आर सो मैनी वेज इन विच अ यूज़र कैन बी ऑथेंटिकेटेड। ऑफ कोर्स इसमें से हर एक फैक्टर जो है वो वेबसाइट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है, लेकिन दीज आर डिफरेंट फैक्टर्स विच कैन बी यूज टू ऑथेंटिकेट यूज़र्स इन रियल लाइफ। अब ऑथेंटिकेशन के अंदर जो वीकेस्ट ऑथेंटिकेशन होगी वो सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगी। उसके अंदर ये होगा कि जो हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन फैक्टर स्टडी किए हैं उसमें से सिर्फ कोई एक फैक्टर जो है वो यूज़ हो रहा होगा। मे बी सिर्फ आप वेबसाइट के अंदर सिर्फ पासवर्ड की बेस पे यूज़र जो है वो लॉग इन हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो रिसेंट ईयर्स के अंदर आपके पास जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं वो आपको 2 फैक्टर ऑथराइजेशन या 2 फैक्टर लॉगिन की जो है वो आपके पास सपोर्ट देते हैं। जिस तरह एक आपने पासवर्ड प्रोवाइड करना होता है, फिर दूसरा ये कि आपके मोबाइल के ऊपर एक SMS आता है, वो SMS आप फीड करते हैं, उसके अंदर एक कोड होता है, वो फीड करते हैं तो फिर आप वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। तो वो 2 फैक्टर ऑथराइजेशन है, राइट। तो इस तरह अगर आपका बहुत सेंसिटिव डाटा है तो इट्स गुड कि आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को जो है वो कंसिडर करें। HTTP के अंदर बिल्ट इन कुछ ऑथेंटिकेशन की फैसिलिटीज़ होती हैं जिसके थ्रू यूज़र जो है वो अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सकता है। जो सिंपलेस्ट है वो हमारे पास HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन है। दिस इज़ बेसिकली एन इनसिक्योर ऑथेंटिकेशन, दिस इज़ नॉट रिलायबल। शुरू के सिस्टम्स के अंदर जो है वो हमारे पास ये एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू बी यूज, राइट। तो ये हमारे पास इनसिक्योर है। फिर हमारे पास HTTP डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन है। इसके अंदर ये है कि हमारे पास इंक्रिप्शन यूज़ हो रही होती है और ये हमारे पास सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू बेसिक ऑथेंटिकेशन। और फिर हमारे पास फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती है जिसके अंदर हम लोग यूज़र से लॉगिन पासवर्ड और या अगर और डिटेल्स चाहिए वो लेके फिर हम लोग उसे अलाउ करते हैं कि उस सिस्टम के अंदर लॉगिन कर सके। इसके अलावा हमारे पास थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशंस भी होती हैं। थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है? जिस तरह लेट्स से कि हम लोग एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसके अंदर हम लोग
यूज़र की ट्वीट्स को जो है वो एक ख़ास तरीके से विजुअलाइज कर रहे हैं. नाउ वी वांट टू हैव द एक्सेस टू यूज़र्स ट्वीट्स, लेकिन यूज़र जो है वो हो सकता है कॉन्फिडेंट ना हो कि वो हमें अपने अकाउंट का के क्रेडेंशियल्स दें, और किसी के अकाउंट के क्रेडेंशियल्स लेने भी नहीं चाहिए, राइट. तो उसका ये मैकेनिज़्म होता है कि ट्विटर जो है या ऑलमोस्ट सारे जो हमारे पास मेन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो आपको थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन देते हैं. दैट मीन्स कि हमारे पास यूज़र का जो है वो क्रेडेंशियल्स नहीं होंगे, लेकिन हमें एक ऐसा काइंड ऑफ टोकन मिल जाएगा, एक्सेस टोकन मिल जाएगा, जिसके थ्रू हम लोग जो रिसोर्स सर्वर है जहाँ से हम लोग यूज़र की ट्वीट्स एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे ट्विटर का सर्वर है या कोई और सर्वर है, उससे हम लोग उस एक्सेस टोकन के थ्रू डाटा फैच कर सकते हैं. लेट्स सी कि हमारे पास ये थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन कैसे काम करती है. थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन के अंदर जो सबसे पॉपुलर है वो हमारे पास ओ ऑथ है. ओ ऑथ के अंदर हमारे पास क्या होता है कि लेट्स से हमारे पास रिसोर्स ऑनर है, इस यूज़र के हम लोग रिसोर्सेज एक्सेस करना चाहते हैं और ये रिसोर्सेज किसी रिसोर्स सर्वर पे पड़े हुए हैं, ठीक है, और बीच में हमारा सिस्टम है. नाउ दिस यूज़र डज नॉट वांट टू गिव अस द क्रेडेंशियल्स, और हम लोगों को लेने भी नहीं चाहिए रिसोर्स सर्वर के क्रेडेंशियल. ये रिसोर्स सर्वर जो है वो एक ऑथेंटिकेशन सर्वर को जो है वो रन कर रहा है. तो अब हम लोग यूज़र का लॉगिन पासवर्ड लिए बगैर उसे किस तरीके से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द यूज़र मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑन दिस रिसोर्स सर्वर. उसके ऑथेंटिकेशन सर्वर से जो है वो लॉगिन करेगा, अकाउंट होगा तो फिर वो ऑथेंटिकेट करके उस पर लॉगिन करेगा. अब यूज़र की जो है वो हमारे पास क्लाइंट आईडी और जो उसका सीक्रेट है वो हमें मिल जाएगा. नो दिस वुड बी रिसीव्ड बाय आवर वेब सर्वर. अब हम लोग क्या करते हैं कि यूज़र जो है वो लॉगिन पेज की रिक्वेस्ट भेजता है. ये लॉगिन पेज की रिक्वेस्ट जो है वो हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे जो रिसोर्स सर्वर है उसके ऑथेंटिकेशन सर्वर को, और उसके अंदर हम लोग क्लाइंट आईडी जो है वो हम लोग पास कर देंगे, और एक हम लोग उसके अंदर कॉल बैक यूआरएल दे देंगे कि जब ये ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाए या सक्सेसफुल ना हो तो हमें किस यूआरएल पे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. जब ये ऑथेंटिकेशन हो जाती है तो जो ऑथेंटिकेशन सर्वर है वो कॉल बैक यूआरएल पे हमें कांटेक्ट करता है, उसे ओपन करता है, और ये पता लग जाता है कि यूज़र जो है ये ऑथेंटिक है, और फिर वो एक ऑथराइजेशन कोड जो है वो हमें सेंड कर देता है. इस ऑथराइजेशन कोड को हमारा वेब सर्वर जो है वो क्या करता है कि एक उसकी बेस पे एक्सेस टोकन की रिक्वेस्ट करता है ऑथेंटिकेशन सर्वर से. ऑथेंटिकेशन सर्वर जो है वो एक्सेस टोकन प्रोवाइड कर देता है. अब जब हमारे पास एक्सेस टोकन आ गया तो अब हम लोगों ने इस यूज़र के जो भी रिसोर्सेज को एक्सेस करना है उसके लिए हम लोग एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, और फिर उस रिक्वेस्ट के साथ हम लोग एक्सेस टोकन भेजेंगे. तो जो हमारे पास रिसोर्स सर्वर है उससे पता चल जाएगा कि ये एक वैलिड एक्सेस टोकन है, यूज़र ने हमारी ऐप को ऑथराइज़ किया हुआ है उसके रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए, और वो हमें उन रिसोर्सेज का एक्सेस जो है वो प्रोवाइड कर देगा. ऑथेंटिकेशन के अंदर ये होता है कि एक यूज़र जो है वो लेजिटिमेट यूज़र है या नहीं लॉगिन करने के लिए. इसके अलावा जो लेजिटिमेट यूज़र्स होते हैं उनके अंदर भी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं. कुछ यूज़र्स जो हैं वो एडमिन यूज़र्स होंगे, कुछ यूज़र्स हैं उन्हें लिमिटेड एक्सेस होगा हमारी वेबसाइट का या रिसोर्सेज का. तो उसके लिए जो हम लोग टर्म यूज़ करते हैं वो हमारे पास ऑथराइजेशन की टर्म यूज़ होती है. अब ऑथराइजेशन को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं. कुछ यूज़र्स होंगे जो सिर्फ हमारे पास डाटाबेस से रीड कर रहे हैं, राइट. जिस तरह प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन है तो वो सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन जो है वो गेट कर रहे हैं, नई प्रोडक्ट्स को ऐड नहीं कर सकते, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को अपडेट नहीं कर सकते. तो हम लोग क्या करें कि जो डाटाबेस यूज़र्स हैं जिनको रीड का एक्सेस है उसके लिए अलहदा हम लोग डाटाबेस यूज़र बना लें, और जो हमारे पास जिन यूज़र्स के पास राइट का एक्सेस है उनके लिए हम लोग अलहदा यूज़र नेम बना लें. और फिर जिन यूज़र्स ने सिर्फ वेबसाइट को रीड ओनली मोड में विज़िट करना है उनके लिए जो हम लोग यूज़र यूज़ करें वो हम लोग रीड के लिए जो यूज़र है वो हम लोग यूज़ करें. और फिर उसके बाद ये कि हर यूज़र का हमारे पास अकाउंट होना चाहिए. ये नहीं कि मल्टीपल यूज़र जो हैं वो अकाउंट शेयर करें. हर यूज़र का अलहदा अकाउंट होना चाहिए जिसके थ्रू वो अपने फाइल्स को जो है वो एक्सेस कर सके. और फिर उसके बाद हमारे पास जो फ़ाइल की परमिशंस हैं उन्हें करेक्टली सेट करना ज़रूरी है. विंडोज़ के अंदर तो आप लोग फेमिलियर नहीं होंगे फ़ाइल परमिशंस के साथ, लेकिन लिनक्स के अंदर ये होता है कि हर फाइल और हर डायरेक्टरी की परमिशंस होती हैं कि कौन से यूज़र्स जो हैं इस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं. तो मेक श्योर कि आपके पास परमिशंस जो हैं वो करेक्टली डिफ़ाइन हुई हुई हों. इसके लिए जो है परमिशंस के लिए आप यूनिक्स के ग्रुप्स को, जो यूनिक्स या लिनक्स के ग्रुप्स को यूज़ कर सकते हैं कि आप यूज़र्स का एक ग्रुप बना दें और उसके अंदर से बता दें कि कौन से यूज़र को कौन कौन से प्रिविलेजेस जो हैं वो हासिल हैं. और मेक श्योर कि जो अपाची है इट इज़ नॉट रन एज अ रूट अकाउंट ना. रूट अकाउंट के तौर पे जब आप अपाची, होता क्या है कि लिनक्स के अंदर या इवन विंडोज़ के अंदर आप सर्टेन एप्लीकेशंस को एज़ रूट रन कर सकते हैं. जब आप एक एप्लीकेशन को एज़ रूट रन करते हैं तो उसे सिस्टम के तमाम रिसोर्सेज का एक्सेस हो जाता है.
अब अगर आप अपने वेब सर्वर को लेट से अपाची को एज रूट रन करेंगे तो अपाची के थ्रू तमाम जो आपकी सिस्टम की फ़ाइल्स हैं या रिसोर्स वो एक्सेसिबल हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप वेब सर्वर को जो है उसका जो अप्रोप्रिएट यूज़र है उसके लॉगिन की बेस पे आप उसको रन करें, एज ए रूट आप उस एप्लीकेशन को जो है वो रन ना करें।